हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 लेक्चर कर लिए हैं। अब हमारा आज होगा तीसरा लेक्चर और इसमें आज हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। जैसा कि पहले तो 2 मिनट रिवीजन कर लिए हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी बॉल को यू स्पीड से फेंकते हैं थीटा एंगल पे तो बॉल ऐसे फॉलो करती है रास्ता, और इसका ये जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। और ये जो होता है हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है, जितना आगे गया उसे बोलते हैं रेंज, और हवा में रहने के समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू का एक टुकड़ा इधर आता है यू कॉस थीटा और एक टुकड़ा इधर आता है यू साइन थीटा। तो अगर शुरू में स्पीड हमारा कुछ ऐसा है, यू साइन थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा, सॉरी, शुरू में होगा हमारा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। तो ये जो x वाली स्पीड है कभी नहीं बदलती, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा और यहाँ पर भी u cos थीटा। और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती थी फाइनल, वो कुछ ऐसा हो जाती थी, u cos थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, इस तरह से u साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा था हाईएस्ट पॉइंट पे ये y वाला स्पीड तो 0 हो जाता है, x वाला u cos थीटा ही रहता है, x वाला हमेशा सेम रहता है। फिर हमने पढ़ा था हवा में रहने का समय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी या फिर 2u बाई अपॉन ए बाई। फिर हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट कितना होता है, तो इतना होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g या फिर u बाई स्क्वायर अपॉन 2a बाई। फिर हमने रेंज पढ़ा था, रेंज का फॉर्मूला ऐसे आता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी या फिर 2ux u बाई अपॉन ए बाई। और हमने इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा था, कुछ ऐसे आया था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, या फिर एक इस तरह से था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था और चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था। तो ये हमारा रिवीजन हुआ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब हमारे कुछ इसके स्पेशल केस हैं, अब उनकी बात करते हैं। स्पेशल केसेस, अच्छा देखो, हम कितने एंगल, हमसे बोलेगा हम कितने एंगल पर फेंकें जिससे बॉल सबसे ज्यादा दूर गिरे। जैसे हमें बॉल को फेंकना है तो हमसे बोलेगा तुम्हें बॉल को 10 से फेंकना है, 10 की स्पीड से, ठीक है भाई, 10 की स्पीड से फेंकना है। तो हम बॉल को कितने एंगल पर फेंकें, भाई इतने पे फेंके, इतने पे फेंके, इतने पे फेंके, कितने पे फेंके जिससे बॉल सबसे ज्यादा दूर गिरे जाके। तो पहला हमारा ये है, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू। तो हमसे बोला है रेंज कब मैक्सिमम होगी, ये बताओ। तो भाई रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। देखो अब यू ना बदले, क्योंकि हमसे बोल देगा कि आपको 10 से फेंकनी है बॉल, तो 10 से ही फेंकनी है, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो यू और जी कांस्टेंट है। तो हम क्या बदल सकते हैं, एंगल। हमसे बोलेगा आपको 10 से फेंकनी है बॉल, 10 से केवल आपको एंगल बदलना है, एंगल बदलो। तो भाई एंगल बदलना है हमें, और हमें रेंज का पता करना है कि कब मैक्सिमम होगी। तो देखो ये कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम, तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। अरे सोचो ना, यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम है तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर ये मिनिमम है तो ये भी क्या होगा, मिनिमम। और हम सब लोग जानते हैं साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम होती वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, +1। अरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है साइन का, इस तरह का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और कितने एंगल पर होती है ये, साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होगा एंगल जब होगा 90 पर 1 होती है ना, साइन 90 = 1। तो यहाँ से 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90, थीटा कितना हो जाएगा, 45 या फिर π/4। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा कितना होगा, 45। तो सिंपल सा, अगर हमसे बोलेगा किसी बॉल को तुम्हें फेंकना है, कितने एंगल पर फेंके जिससे बॉल सबसे ज्यादा दूर गिरे जाके, सबसे ज्यादा दूर, मतलब रेंज क्या हो, मैक्सिमम, तो कितने एंगल पर फेंके, 45 पे। ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब एंगल कितना होगा, 45। ठीक है भाई, लेकिन रेंज मैक्सिमम तो होगी, लेकिन होगी कितना मैक्सिमम। तो देखो
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी 1, तो 1 लगा दो तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन, तो इतना होती है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा जब रेंज मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम हाइट कितना होगी। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा कितना लेना है हमें 45, तो साइन 45 लगाओ। साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर जब 2 करोगे ना तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहां से मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो सिंपल सा दोबारा सुनो, पहला हमारा स्पेशल केस क्या है, हमसे बोलेगा कि अगर आपको यू स्पीड से बॉल फेंकनी है और जी ग्रेविटी है तो कितने एंगल पर फेंके, कितने एंगल पर फेंके जिससे बॉडी सबसे ज्यादा दूर गिरे जाके रेंज क्या हो मैक्सिमम। समझ रहे हैं ना, कितने एंगल पर फेंके जिससे रेंज क्या हो मैक्सिमम। तो कितने एंगल पर फेंके 45 पे, अगर 45 पे फेंकोगे तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम रेंज होगी तो, लेकिन होगी कितना मैक्सिमम रेंज, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। और जब रेंज मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम हाइट कितना होगी यू स्क्वायर अपॉन 4g। बस खत्म टॉपिक। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में बोलता है कि रेंज मैक्सिमम है तो तुम बाय डिफॉल्ट समझ जाना अगर रेंज मैक्सिमम है तो एंगल 45 ही होगा। या फिर कहीं ऐसा बोल दे कि एंगल 45 है तो समझ जाना जैसे ही बोला ना एंगल 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगी। दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर रेंज मैक्सिमम है तो एंगल 45 होगा, और अगर एंगल 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगी। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या बोला है हमसे, अ बॉडी is projected at 10 meter per second from the ground such that its range is maximum. Range is maximum. Find maximum range and maximum height। और g की वैल्यू 10 ले लेना, टेक g इक्वल टू 10। तो हमसे ये बोला कि अगर हमने किसी बॉडी को 10 से फेंका, अच्छा 10 से फेंकने का मतलब उसका u कितना होगा 10। तो हमने किसी बॉडी को 10 से फेंका जमीन से और ऐसे फेंका है कि उसकी रेंज क्या है मैक्सिमम। उसने बोल दिया रेंज मैक्सिमम। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो बाय डिफॉल्ट एंगल कितना हो जाएगा 45। जैसे ही बोलेगा ना रेंज मैक्सिमम है तो बाय डिफॉल्ट एंगल 45 हो गया। तो उसने बोला हमने किसी बॉडी को फेंका 10 से और उसका रेंज क्या है मैक्सिमम। तो बताओ मैक्सिमम रेंज होगी कितना। तो मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू 10, 10 का स्क्वायर 100, जी का वैल्यू 10। तो मैक्सिमम रेंज कितना कहते हो, कितना आसान हो गया ये 10 मीटर। अच्छा जब रेंज मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g। यू स्क्वायर अपॉन 4g, यू कितना है 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ 10 ले लो, 0 से 0 कटा 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट हो गया। तो सिंपल एज दैट। तो क्या है भाई, जब एंगल 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम रेंज होगी कितना, तो तुम्हारे सामने है। और जब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखो जरा, तुमको थोड़ा सा एनिमेशन दिखा देते हैं। वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये जो रेंज मैक्सिमम है 45 पे है, ये दिख भी जाएगा यहाँ पे तुम्हें भी। देखो जरा, ये हम एंगल 45 कर रहे हैं, ये 45 हो गया। और हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, पियानो ले लेते हैं इसको, हमने इसे फेंका तो यहाँ गिरा 45 पे, देखो यहाँ गिरा है। अब एंगल बदल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं इसके अलावा, 55 कर दिया तो देखो कहाँ गिरेगा। देखो एंगल और कुछ बदल दिया, ये कर दिया, चलो 70 कर दिया, अब देखो कहाँ गिरेगा। देखो एंगल और बदल दिया, 25 कर दिया, देखो अब देखो कहाँ गिरेगा। देखो एंगल और कुछ ले लो, 30 ले लो, देखो कहाँ गिरेगा। देखो कुछ और एंगल ले लो, चलो और ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं। 55 तो ले लिया था, कोई भी एंगल लो तुम इसमें, कोई भी एंगल। 45 था,
सॉरी 45, ये था हमारा 45, ये गिरा था यहाँ पे। तुम देखो, अब देखो 45 पे सबसे दूर गिरा है जाके, बाकी तुम कोई सा भी एंगल ले लो, कोई सा भी एंगल, उस पर पहले ही गिरा है। तो रेंज मैक्सिमम कब आई है? जब एंगल कितना है? 45। तो 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है, बाकी तुम कोई भी एंगल लोगे उस पर पहले ही गिरेगा, रेंज मैक्सिमम नहीं होगी, उससे कम ही होगी। चलो यहाँ पे एक चीज और देखो जरा, हमने किसी बॉडी को 30 पर फेंका, 30 पर, 15 की स्पीड, स्पीड नहीं बदली है, देखो स्पीड 15 और ये 30। अब हम इसे 60 पे फेंक रहे हैं, 60 पर। अरे ये तो एक जगह गिर गए, 30 पर भी यहीं गिरा, 60 पर भी यहीं गिरा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा ही होता है। अब ऐसा कैसे होता है देखो, पहले 30 पर फेंका, बाद में 60 पर फेंका, 30 और 60। तो जब 30 पर फेंका, जहां पे गिरा स्पीड नहीं बदली, स्पीड 15 ही रखी है, स्पीड सेम रखते हुए जब हमने 30 पर फेंका तो जहां पे गिरा स्पीड सेम रखते हुए जब हमने एंगल 60 किया तो वहीं पर गिरा, स्पीड सेम रखते हुए जब 30 पर फेंका तो जहां पर गिरा, स्पीड सेम रखते हुए जब एंगल 60 किया तो भी वहीं पर गिरा। अब ये क्या बात हो रही है? तो इसे हम न्यूमेरिकली तुम्हें समझाते हैं। देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी बॉल को फेंका 10 की स्पीड से मान लिया, और हमने इसे फेंका 30 के एंगल पे, तो हमारा रेंज कितना होगा? रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। निकालो जरा, 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा 60 हो जाएगा, और साइन 60 का इतना वैल्यू होता है, डिवाइड बाय 10। तो देखो 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, सेम बॉल है, स्पीड भी सेम है 10, बस एंगल बदल दिया, एंगल बदल के 60 कर दिया, 60। अब देखो रेंज कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120, और जी का वैल्यू 10। अच्छा, साइन 120 को ऐसा लिख लें हम, साइन 90 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? और तुम चाहे तो मेमोराइज कर लो, साइन 120 की वैल्यू कितना होती है? अंडर रूट 3/2। लगाओ जरा वैल्यू, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 100 इंटू अंडर रूट 3/2 अपॉन 10। 0 से 0 कटा, रेंज कितना आ जाएगी? 5/√3 मीटर। अरे भाई, यहां पर भी 5/√3 और यहां पर भी 5/√3, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही होता है। सुनो, तो अगर हम स्पीड ना बदलें और एंगल देखो 30 और 60 है, तो ऐसे में रेंज सेम आया। अब पॉइंट सुनो, पहले तुम 30 और 60 को जोड़ो जरा, तो जोड़ते हैं भाई, 60 प्लस 30 कितना होगा? 90। तो सुनो, अगर दो एंगल दोनों का जोड़ 90 आ जाता है, 90, और पता है जिनका जोड़ 90 आता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल जिनका जोड़ 90 आ जाए उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक एंगल 60 है, दूसरा 30 है, मतलब दोनों का जोड़ 90 है और स्पीड नहीं बदले, तो ऐसे में रेंज क्या आती है? सेम। तो बड़ा सिंपल पॉइंट है, हम बोल सकते हैं। अगला केस हमारा स्पेशल, दूसरा केस, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, थीटा एंड, अरे देखो ना, अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 30 मतलब 60। अगर एक एंगल 30 है, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 30 मतलब 60। तो अगर एक एंगल हमारा थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा with same initial velocity, comma range will be same। और यहां पे लिख देते हैं, if the sum of two angles is 90 degree then those are called as कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल सा, अगर हम पार्टिकल को स्पीड ना बदलते हुए वेलोसिटी ना बदलते हुए
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज क्या होगी, सेम। तो इसलिए रेंज सेम आ रही है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनका एडिशन क्या हो 90, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल। चलो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, स्पेशल केस, इसके अंदर खुद स्पेशल केस है, ध्यान दो। हमने क्या किया, पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, तो पार्टिकल ऐसे गिरा। फिर हमने उसी पार्टिकल को, यह दूसरा पार्टिकल हो सकता है, यू स्पीड से फेंका, लेकिन एंगल बदल दिया, एंगल कर दिया 90 माइनस थीटा। तो ऐसे में जो रेंज होती है ना वो क्या होती है, सेम। यही तो बोल रहे हैं कि अगर हम पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो उनकी रेंज क्या होगी, सेम। तो अगर हमने एक को फेंका थीटा पे, दूसरे को फेंका 90 माइनस थीटा पे, यू सेम रखते हुए, तो रेंज क्या होगी दोनों की, सेम। अच्छा एक चीज देखो जरा, समय अलग अलग होगा भाई, समय सेम नहीं होगा। इसका समय बोल दे रहे हैं T1, अच्छा इसकी हाइट भी अलग है, इसकी हाइट बोल दी H1, इसका समय बोल दिया T2 और इसकी हाइट बोल दी H2। तो हमने ये बोला है थीटा एंगल पे समय T1 है और हाइट H1 है, 90 माइनस थीटा एंगल पे समय T2 है और हाइट H2 है। सिंपल सा, थीटा एंगल पे H1 हाइट, T1 समय, 90 माइनस थीटा पे T2 समय और H2 हाइट। अब एक काम करते हैं, हम इन सभी की वैल्यू निकालते हैं। T1 का फॉर्मूला भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा। अच्छा T1 के लिए थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा है भाई, तो 2u साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर हम H1 निकाल रहे हैं, H1 पहले वाले के लिए, तो पहले वाले का हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा आता है, और पहले वाले के लिए थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर हम T2 निकाल रहे हैं, इसके लिए हो जाएगा 2u साइन, अच्छा बताओ इसके लिए एंगल थीटा है या 90 माइनस थीटा है, इसके लिए तो 90 माइनस थीटा है ना, T2 वाले के लिए एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे लगा दो 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये T2 आ गया। फिर यहां से H2 निकाल रहे हैं, H2 क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं आएगा, इसके लिए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमने क्या बोला अभी तक, हमने बोला तुमसे कि एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, अगर वेलोसिटी नहीं बदलते हैं तो रेंज क्या होगा, सेम होगा, पहला पॉइंट। फिर हमने कुछ ऐसा बताया तुम्हें कि अगर थीटा एंगल पे समय T1 है, हाइट H1 है, 90 माइनस थीटा पे समय T2 है, हाइट H2 है, तो फिर क्या होगा, फिर हमने T1 T2 H1 H2 की वैल्यू निकाल दी। अब हम इनमें रिलेशन निकालेंगे बहुत सारा, हम T1 T2 में रिलेशन निकालेंगे, H1 H2 में रिलेशन निकालेंगे, H1 H2 और R में रिलेशन निकालेंगे, T1 T2 और R में रिलेशन निकालेंगे। तो हमें 4 रिलेशन निकालने हैं, एक एक करके हम सारे रिलेशन निकालते हैं। चलो पहला देखो, पहला हम ये करके देख रहे हैं T1 अपॉन T2। देखो T1 कितना आया तुम्हारे सामने है, 2u साइन थीटा बाई जी। T2 कितना आया, 2u कॉस थीटा बाई जी, तो ये आया 2u साइन थीटा बाई जी। और ये कितना आया, 2u कॉस थीटा बाई जी। अब देखो 2u से 2u कट गया, g से g कट गया, तो T1 अपॉन T2 देखो कितना दिख रहा है तुम्हें, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया निकल के, T1 अपॉन T2 क्या होगा, tan थीटा। बस याद रखना लेकिन एक बात, T1 कितने एंगल पे था, थीटा पे, T2 कितने पे था, 90 माइनस थीटा पे, तो T1 अपॉन T2 कितना हो गया, tan थीटा। चलो अब ये करके देखते हैं, H1 अपॉन H2, H1 का फॉर्मूला अभी आया था और H2 का कुछ ऐसे आया था, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, चाहे तो देख लो। ये हमारा H1 था, ये H2 था, तो हमने उन दोनों को डिवाइड करके देखा, तो देखो 2g से 2g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, तो कितना आ जाएगा ये H1 अपॉन H2, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, H1 अपॉन H2 का क्या रेशियो होगा, tan स्क्वायर थीटा। H1 कितने पे था, थीटा एंगल पे, H2 कितने पे था, 90 माइनस थीटा एंगल पे। चलो और देखो, अगला हम ये करके देख रहे हैं T1 इंटू T2, T1 और T2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जरा, T1 और T2 का करो जरा। T1 कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी, T2 कितना है, 2u कॉस थीटा बाई जी।
तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 इक्वल टू T1 T2 इक्वल टू, इसे ऐसा लिख लें 2 इंटू 2 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी, ऐसा लिख लिया इसे। अभी समझ आएगा ऐसा क्यों लिखा है। अब देखो जरा, 2 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू जी। अच्छा ये जो तुम्हें दिख रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो किसी का फॉर्मूला होता है भाई। तो किसका फॉर्मूला होता है, देखो रेंज का फॉर्मूला लिखा है, ये रेंज का तो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जो तुम्हारे सामने आ गया ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज लिख सकते हैं। तो T1 T2 कितना हो जाएगा 2R अपॉन जी। तो एक और रिलेशन आ गया, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो 2R अपॉन जी के बराबर होगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां से एक चीज और, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेंज के। तो कॉम्प्लीमेंट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स विल बी प्रोपोर्शनल टू रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेंज के। ऐसा आ जाता है डायरेक्टली। तो हमने 3 निकाले। अगला देखो चलो, अब हम ये करके देख रहे हैं H1 इंटू H2, ये करके देखो जरा। H1 कितना आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H2 कितना आया था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, इसमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई नीचे 4 से मल्टीप्लाई। अभी समझ आएगा क्यों कर रहे हैं ये धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा H1 H2 इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16, ऐसा लिख लें। 4 4 जा 16, इसे इधर ले लिया, इसको ऐसे लिख दिया। इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, H1 H2 इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इस पूरे का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यू की पावर 4 यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू की पावर 4। तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो H1 H2 इक्वल टू यू स्क्वायर, अच्छा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा होता है, अपॉन जी पूरे का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16। अब देखो जरा, ये तो कुछ होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अरे ये तो रेंज होता है ना, तो ये रेंज हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 H1 H2, स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दो, अंडर रूट, और सभी जानते हैं 16 का बाहर कितना आ जाएगा 4, और ये अंदर रह जाएगा H1 H2। तो ये रिलेशन आ गया रेंज में और मैक्सिमम हाइट में। तो अगर हमसे बोलेगा ना एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट्स एंड रेंज, तो ये रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज और हाइट में ये रिलेशन R इक्वल टू 4 H1 अंडर रूट H1 H2। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका एडिशन 90 हो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर थीटा पे टाइम T1 हाइट H1 90 माइनस थीटा पे टाइम T2 हाइट H2, तो उसके बाद T1 अपॉन T2 कितना आएगा 10 थीटा, H1 अपॉन H2 कितना आएगा 10 स्क्वायर थीटा, T1 T2 का प्रोडक्ट कितना आएगा 2R अपॉन जी, और रेंज और हाइट में क्या रिलेशन आएगा ये वाला। अच्छा अगला देखो, अगला देखो जरा, अगला हमारा ये है, अगला स्पेशल केस, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड एच मैक्स। पहला ये लिखा है, फिर दूसरा हेडिंग ये है रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स। अच्छा दोनों में क्या अंतर, ये तो दिखता ही होगा। इसमें क्या लिखा है देखो, रेंज और एच मैक्स में क्या रिलेशन होगा, रेंज और एच मैक्स में, और इसमें क्या है मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। देखो पहले में क्या है, रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा, रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। दूसरे में क्या है, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। तो थोड़ा सा अंतर है। तो पहला वाला देख रहे हैं, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, यू स्क्वायर, इसे ऐसा लिख ले रहे हैं हम,
साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा एच मैक्स कितना होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम एक काम कर रहे हैं, एच मैक्स से रेंज को डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो करते हैं डिवाइड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। डिवाइड करो जरा, कुछ कटेगा, देखो कट रहा है, जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से साइन कट जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा एच मैक्स अपॉन आर। यहां पे कितना बचेगा, देखो साइन थीटा बचेगा, और देखो 2 और 2, 2 दूनी 4 और कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा। तो यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको चाहे तो ऐसा लिख लें, आर अपॉन एच मैक्स, या रुको, एच मैक्स अपॉन आर। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो यह जाएगा टेन थीटा अपॉन 4। इसको और अच्छे से लिख लो, इसे ऐसा लिख लो, आर 4 आर इंटू टेन थीटा इक्वल टू 4 एच मैक्स, या फिर आर कितना हो जाएगा 4 एच मैक्स अपॉन 10 थीटा। तो ये रिलेशन होता है रेंज में और मैक्सिमम हाइट में। क्या रिलेशन होगा, शब्दों को सुनना, रेंज में और मैक्सिमम हाइट में, तो 4 एच मैक्स अपॉन 10 थीटा। अच्छा tan कॉट भी तो होता है, तो ऐसा भी तो हो जाएगा, ये 4 एच मैक्स कॉट थीटा, बात एक ही है, चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, हालांकि हम इसका यूज करेंगे। अब अगले पार्ट पे आओ जरा, अगला पार्ट क्या बोला है, रेंज मैक्सिमम और हाइट मैक्सिमम, इसमें रिलेशन बताओ। अच्छा बताओ, जब रेंज मैक्सिमम होती है तो एंगल कितना हो जाता है भाई, 45 ना। जब रेंज मैक्सिमम तो एंगल कितना होगा 45। तो इस वाले में एक काम करो, एंगल 45 लगा दो और ऐसा लिख दो 4 एच मैक्स और एंगल लगा दो 45। अच्छा tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एच मैक्स। तो अब सुनो, हमने क्या पढ़ा, रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा, तो रेंज में और मैक्सिमम हाइट में जब पूछेगा तो ये रिलेशन होगा r इक्वल टू 4 एच मैक्स अपॉन 10 थीटा, या फिर r इक्वल टू 4 एच मैक्स कॉट थीटा। लेकिन अगर ऐसा बोलता है मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा, तो r मैक्स इक्वल टू 4 एच मैक्स। और अब हम एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल उसके बाद। अगला एक और टॉपिक है छोटा सा, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जान लो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो सुनो, हमारी आंखें अभी सीधा देख रही हैं, सीधा, हमसे बोलेगा ये कोई हाइट है एच हाइट, इस एच हाइट ने, इस हाइट ने हमारी आंखों पे एंगल बनाया होगा ये वाला, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब इस ऊंचाई ने हमारे यहाँ पर कितना एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, प्लेन, ये प्लेन है, और हम यहाँ खड़े, हमारी आंखें ऐसे जा रही हैं सीधे, ये जा रही हैं, तो इस प्लेन ने हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाया होगा ये वाला, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब ध्यान देना जरा, अगर कहीं पे ऐसा है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने किसी बॉडी को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है भाई, हमने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, ठीक है भाई, इतना कर लिया हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पे। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। इस वाले पॉइंट पे क्या होती है, हाइट मैक्सिमम। अब पार्टिकल यहां पर है, अभी थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, तो हमसे बोला है इस पार्टिकल का इस वाले पॉइंट के अप्रोक्स, इस वाले पॉइंट के अलोंग एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसे बोल दिया अल्फा। अच्छा अगर ये पूरा r है तो ये कितना होगा r/2। एक बार दोबारा सुन लो, एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा। हमने किसी पार्टिकल को फेंका यू स्पीड से, थीटा एंगल पे ऐसे गया, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है, ये हाइट, इस हाइट ने ये जो एंगल बनाया होगा, इस हाइट ने ये जो एंगल, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्लियर हो गया होगा। तो हमसे कभी कभी पूछता है कि अल्फा में और थीटा में क्या रिलेशन होगा। हाईएस्ट पॉइंट का, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला देखो जरा, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले में तुम tan का फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच मैक्स और बेस कितना है r/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2h मैक्स अपॉन r। अच्छा उसके बाद एक काम करो, एच मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो कुछ कटेगा क्या, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, और इधर 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा, ये बचेगा tan अल्फा इक्वल टू, ये 2 बचेगा साइन अपॉन कॉस, ऐसा बचेगा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan अल्फा हो जाएगा 1/2 tan थीटा। और इसे तुम्हें मेमोराइज कर लेना है, सिंपल सा मेमोराइज कर लेना, हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या रिलेशन होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। इसे लिख देते हैं, the angle of elevation ब्रैकेट में अल्फा ऑफ हाईएस्ट पॉइंट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विल बी रिलेटेड एज, और ऐसा रिलेशन होता है ये, तो हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये रिलेशन होगा। हालांकि हमें कॉन्सेप्ट मेमोराइज करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि चीजें बदलेंगी तो चीजें बदल जाएंगी। देखो चीजें बदलेंगी तो चीजें बदल जाएंगी, ध्यान दो क्या बोल दिया हमने। सुनो, अगर हमने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे और ये बॉल ऐसे गिरी जाके, कोई बॉल मान लो, तो हमसे बोलेगा ये कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है हाईएस्ट, बल्कि ये कोई पॉइंट है और जिसका इतना हाइट है 2h मैक्स अपॉन 2, और ये जो दूरी है ना ये इतना है r/4, हमें ऐसा बोलेगा, तो बोलेगा हमसे कि ये जो पॉइंट है ना, इसे थोड़ा बड़ा कर ले, देखो जरा, हमसे बोलेगा एक बॉल को हमने फेंका थीटा एंगल पे और ये कहीं यहां पर है, जब यहां पर है ना, यहां पर कहीं पे ये बॉल यहां पर, तो देखो इस वाली हाइट ने यहां पर एंगल क्रिएट किया होगा, ये वाला, इस एंगल को हम बोल दे रहे हैं अपनी तरफ से अल्फा। तो अब क्या होगा अल्फा और थीटा में रिलेशन, तो देखो यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, यहां पे पहुंच गई बॉल यहां पर, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कॉन्सेप्ट वही है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना, न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे। और अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल ये आया हमारे सामने, देखो क्या है, पढ़ो। A boy can throw a stone vertically upwards to a maximum height 10 मीटर। पहली लाइन का मतलब क्या है, देखो हमसे पहली लाइन में बोला है एक लड़का किसी स्टोन को ऊपर फेंक सकता है, और कितनी हाइट तक फेंक सकता है, 10 मीटर तक, मतलब वो किसी स्पीड से फेंकेगा यू स्पीड से, उसने यू स्पीड से फेंका और वो कहां तक जा सकता है, 10 तक। अच्छा ऊपर जाके स्पीड कितना हो जाती है, 0। अरे जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके 0 नहीं हो जाती है, तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो वो 10 तक फेंक सकता है, कोई लड़का किसी स्टोन को 10 मीटर हाइट तक फेंक सकता है, ठीक है, ऐसा बोल दिया उसने। अब हमसे बोला है फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज मैक्सिमम पूछिए, सो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम, थ्रो द सेम स्टोन, मतलब ये बोला हमसे कि एक पत्थर है, एक लड़के के अंदर ताकत है, वो किसी स्टोन को यू स्पीड से फेंक सकता है, और कितनी ऊंचाई तक, 10 तक। चलो पहले यहाँ पे इतना सॉल्व करते हैं हम, जरा हम यू निकाल के देखते हैं, जरा लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, -2gh, जब ऊपर जाता है तो माइनस का जी लेते हैं, b 0 हो गया, u हमें निकालना है, g का वैल्यू 10 ले लो, h है 10, तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा 200, तो u कितना आ जाएगा √200, मतलब एक लड़के के पास जो ताकत है वो 200 से फेंकने की ताकत है, √200 से ऊपर फेंक सकता है, और कितनी ऊंचाई तक, 10 मीटर तक। हमसे बोला है अब उसको इसे ऐसे फेंकना है, क्योंकि भाई जब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेगा, मतलब रेंज की बात करेगा, अब जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ऊपर से नीचे, तब तो रेंज नहीं होगी ना,
रेंज के लिए तो उसे ऐसे फेंकना पड़ेगा ना, तो रेंज के लिए ऐसे फेंकेगा तो ऐसे गिरेगा जाके, तो वो इतने से फेंक सकता है। उसके पास जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो अंडर रूट 200 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता है, लेकिन ऐसे फेंकेगा तब तो ऊपर नीचे जाएगा ना। अब इतनी स्पीड से फेंकना है उसे अंडर रूट 200 से, और ऐसे फेंकना है कि रेंज क्या हो, मैक्सिमम। बताओ जरा भाई मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा कितने एंगल पर फेंकेगा? 45 पर। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो कितने एंगल पर फेंकेगा? 45 पे। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200, और जी का वैल्यू 10, कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इसका थ्योरी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। पहली लाइन में बोला था कि हम किसी बॉल को 10 मीटर हाइट तक फेंक सकते हैं, 10 मीटर हाइट तक वर्टिकली, देखो क्या लिखा है, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा सीधा फेंक सकते हैं, सीधा 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 सीधा। तो वो इतनी स्पीड से फेंक सकता है। अब इसी स्पीड से उसे ऐसे फेंकना है, इस तरह से, और उसको रेंज मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। अगला देखो क्या बोला है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, 45 पे फेंका है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 दे दिया। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अल्फा पूछा है, और हमने अभी तो पढ़ा था हाईएस्ट पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये रिलेशन होता है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो लगा दो tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा 45, tan 45 1 होता है, तो tan अल्फा हो जाएगा 1/2, और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, tan इनवर्स 1/2। आसान न्यूमेरिकल था। अगला देखो क्या बोला है, अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल वाटर अराउंड इट इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v। देखो हमसे क्या बोला, पानी का फव्वारा देखा होगा, पानी का फव्वारा है, उसमें से पानी जब गिरता है तो ऐसे गिरता है, ऐसे ना, पानी के फव्वारे से पानी गिर रहा है, सोचो ऐसे गिर रहा है, तो ये जो पानी गिरता होगा ना, ये पानी ये कौन सा मोशन कर रहा है? देखो प्रोजेक्टाइल भाई, ये जो पानी गिर रहा है ये कौन सा मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पानी के फव्वारे से जो पानी गिरेगा वो कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो कहीं पे पानी का फव्वारा लगा है इस तरह से, इससे पानी गिर रहा है, ये जो पानी गिरेगा ना ये ऐसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। कहीं पे पानी का फव्वारा लगा है, इससे जो पानी गिरेगा वो कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल, ऐसे हर तरफ गिरता होगा, हर तरफ। अब ये ऐसा बन नहीं सकता इस पे, तो ऐसे इमेजिन कर लो, ये जमीन है, जमीन, तो ये पानी जब हर तरफ गिरेगा इस तरह से, तो एक जब हर तरफ पानी गिरेगा इससे फव्वारे से, तो जमीन पे एक सर्कल बन जाएगा, गीला सर्कल, इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से, और ये सर्कल का एरिया हमसे पूछा है, और ये सर्कल क्या होगा? वेट, गीला हो गया होगा। तो हमसे क्या बोला है आगे देखो, देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अच्छा एरिया मैक्सिमम हमसे बोला, इसका जो एरिया है ना ये मैक्सिमम होना चाहिए भाई, मैक्सिमम एरिया बताओ। फाउंटेन दैट गेट वेट, तो न्यूमेरिकल तो समझ आ गया होगा, पानी के फव्वारे से जो पानी गिर रहा है उसे जमीन गीली होगी, जमीन गीली होगी तो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का मैक्सिमम एरिया बताओ। अच्छा सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के तुम्हें दिखता होगा कि जब पानी ऐसे गिरेगा तो ये रेंज ही तो होती है, रेंज, ये जो रेंज होगी ना, रेंज, यही तो रेडियस होगी भाई, यहाँ पे देखो रेंज ही तो रेडियस हो गई है, यहाँ पे रेंज ही क्या हो गई है? रेडियस, अरे रेंज रेडियस। अच्छा एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम कब होगा? एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब रेडियस मैक्सिमम हो, रेडियस मैक्सिमम तो एरिया मैक्सिमम, और रेडियस मैक्सिमम कब होगी? जब रेंज मैक्सिमम हो। नहीं आया समझ? एक बार दोबारा देखो, ये सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, भाई जो रेडियस होगी वो रेंज ही रेडियस होगी, तो जब रेडियस मैक्सिमम तो एरिया मैक्सिमम, और रेडियस मैक्सिमम तो रेंज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कितना होती है? इतना ही तो होती है। अरे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे यू नहीं दिया बल्कि वी दिया है, तो वी स्क्वायर अपॉन जी। तो लगा दो एरिया कितना हो जाएगा? पाई रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी वी की पावर 4, वी की पावर 2 है ना, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा अपॉन जी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा पाई वी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो पहला आंसर हो गया हमारा।
अगला देखो, अभी तो बहुत न्यूमेरिकल है हमारे पास। अगला ये क्या बोला है, और खुद सॉल्व किया करो तुम लोग पॉज करके वीडियो। क्या लिखा है, इफ रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, तो लिख देते हैं रेंज इज 4√3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, ऐसा उसने बोल दिया। जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 4√3 गुना है। तो एंगल बताओ कितना होगा एंगल। अच्छा बताओ, क्या हमने रेंज में और मैक्सिमम हाइट में अभी तुम्हें रिलेशन नहीं बताया था, कुछ ऐसा आता था, यही तो रिलेशन था 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा, यही रिलेशन आया था भाई। तो 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा है, तुम ये वाली कंडीशन लगा दो यहाँ पे, ये उसने जो बोला है लगा दो, रेंज का वैल्यू 4√3 h मैक्स 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा। तो देखो h मैक्स से h मैक्स उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अरे ये इधर, और 1 अपॉन √3 होती है टेन 30 की वैल्यू। तो एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कौन सा आंसर, बी आंसर, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगले में देखो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है जो रेंज है ना, रेंज वो 4√3 टाइम्स है ऑफ मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड थीटा। फिर से सेम न्यूमेरिकल है भाई, रेंज मैक्सिमम हाइट का इतना है, रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा। तुम रेंज का ये वैल्यू लगा दो, 4 अपॉन √3 h मैक्स इक्वल टू 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा। 4h मैक्स से 4h मैक्स कट जाएगा और टेन थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा √3। अच्छा 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। एक और देखो क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच, ये वाला हमने कर लिया। अब ये देखो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। हमसे ये बोला है रेंज जब मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी तो हमारा थीटा कितना होगा। फिर से सेम न्यूमेरिकल, बताओ रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है, यही तो होता है 4h मैक्स अपॉन टेन थीटा। रेंज को तुम h मैक्स के बराबर कर दो, कर दिया भाई h मैक्स के बराबर, h मैक्स से h मैक्स उड़ गया, तो 4 इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ये आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ये वाला आंसर हो गया। अब ध्यान दो जरा, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए, बहुत सारे, और हमने काफी डीपली से पढ़ लिया है। इसके छोटे मोटे टॉपिक पढ़े हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जिसका नाम है, देखो हमने तुम्हें ये बताया था कि हम ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंकेंगे, फिर हम किसी बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसा फेंकेंगे, फिर बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसा फेंकेंगे, बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसा फेंकेंगे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग पे जाके बॉल को ऐसा फेंकेंगे। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल ना। तो जैसा कि हमने इसे हॉरिजॉन्टल में फेंका, तो अगले टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान है और एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, कोई ऊंचाई है, बिल्डिंग के जरूर नहीं बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है, किसी एच हाइट पे है, ये हम एच हाइट पे हैं, और हमने किसी बॉल को ऐसा लिया और ऐसे फेंक दिया यू स्पीड से, तो बॉल ऐसे गिरेगी, इस तरह से, ऐसे तो गिरेगी, अरे ऐसे तो गिरेगी भाई, यू स्पीड से फेंका। तो ये जो होता है ना, ये होता है रेंज। तो हमसे रेंज पूछेगा, रेंज कितना है, हमसे रेंज पूछेगा, हमसे बोलेगा ऐसे हवा में कितना देर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, हमसे बोलेगा जब ये यहां पर गिरा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती, तीन चीजें पूछेगा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब ये बॉल जमीन से हिट की एट दैट मोमेंट इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सुनो, करना वही है जो पहले किया था, एक्स और वाई में चीजों को तोड़ना। हम जानते हैं ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है, सेम है ग्राउंड टू ग्राउंड की तरह। एक्स और वाई में तोड़ो जरा, चलो बताओ एक्स में शुरू में स्पीड कितना है, अरे एक्स में ही तो फेंका है। अच्छा वाई में कितना होगा, भाई हमने ऐसे फेंका ऐसा, तो वाई में तो स्पीड ही नहीं थी ना, हम जब ऐसा फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो वाई में स्पीड है ही नहीं, तो वाई में स्पीड कितना होगी, जीरो। ऐसा फेंक रहे हैं केवल एक्स में स्पीड है, वाई में नो स्पीड। अच्छा उसके बाद
एक्स वाली दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, होता ही नहीं है, लेकिन बाई में एक्सेलरेशन होता है। कितना होती है? ग्रेविटी। अरे इसमें नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी ना। नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी। नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी। ठीक है भाई। अच्छा एक्स में कितना आगे चला ये? यहां से जब बॉल यहां पर आई है तो एक्स में कितना चला? आर के बराबर। ठीक है। अच्छा बाई में कितना चला ये? बाई में जब बॉल यहां से यहां आई तो बाई में कितना चला है? एच। तो बाई में कितना चला है? एच। तो हमारा एक्स में कितना स्पीड है? यू। बाई में कितना स्पीड है ही नहीं शुरू में। एक्स में कितना एक्सेलरेशन? 0। बाई में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर। एक्स में कितना दूरी चला? आर। और बाई में कितना दूरी चला? एच। अब उसके बाद फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टी लगा दो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन। जो हमने पहले किया था वही कर रहे हैं। टाइम पीरियड सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बाई वाली दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या होता है भाई? एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो एस बाई कितना है? एच। यू बाई 0, ए बाई को तुम जी ले लो। अच्छा जी प्लस का लेंगे माइनस का? अरे भाई नीचे आ रहा है, नीचे आता तो जी कैसा लेते हैं? प्लस का। तो प्लस का लेंगे। और टी हमें निकालना है। टी को हमने कैपिटल टी बोला है तो कैपिटल टी लिख देते हैं भाई, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2h अपॉन जी। तो टी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर किसी को याद करना है तो वो रट सकता है इसे। अगर किसी की रटने की क्षमता अच्छी है तो वो इसे रट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रट सकते हो तुम लोग। वैसे कॉन्सेप्ट याद रखो। अच्छा उसके बाद फॉर रेंज, रेंज के लिए हमने तुमसे बोला था एक्स वाली दिशा में कितना एक्सेलरेशन है? 0 ना। रेंज एक्स में निकालते हैं और एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स वाली दिशा में ये लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स में देखो कितना स्पीड है भाई? यू। एक्स में दूरी को रेंज और समय हमारे सामने आ गया टी। तो रेंज कितना हो जाएगा? यू इंटू टी, या फिर यू और टी का ये वैल्यू लगा दो 2h अपॉन जी, ये रेंज हो जाएगा। फिर से आंसर अगर मेमोराइज करना है कर लो, वरना कॉन्सेप्ट याद रखो। अच्छा उसके बाद हमसे ये बोलेगा जब ये जमीन पर टकराया तो इसका वेलोसिटी कितना था? जमीन पर टकराते समय वेलोसिटी, मतलब यहां पर जब ये टकराया तो वेलोसिटी कितना है? जैसा हम जानते हैं एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, चेंज नहीं होगी मतलब। तो एक्स वाली स्पीड कभी नहीं बदलेगी। शुरू में यू है, यहां पर भी यू होगी, यहां पर भी यू होगी, और यहां पर भी क्या होगी? यू। तो एक्स वाली स्पीड तो हर जगह सेम होगी। लेकिन बाई में शुरू में 0 है, ग्रेविटी लगातार स्पीड बढ़ाएगी, तो बाई में स्पीड कुछ बदल गई होगी, मान लेते हैं बी बाई हो गई। और हमसे ये पूछा है कि फाइनल कितना होगा, ये पूछा है फाइनल वेलोसिटी। तो बाई में निकालते हैं जरा हम। बाई में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। नीचे आ रहा है ना तो प्लस का ले लिया। v बाई हमें निकालना है, u बाई 0 हो गया और 2gh। तो v बाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। अगर हमसे बोलेगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगी? फाइनल, तो भाई फाइनल कितना होगी? x में कितना है? i, तो u i कैप, x का मतलब i कैप, तो u i कैप। अच्छा ये नीचे को है तो माइनस अंडर रूट 2gh j कैप। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो सभी लोग जानते हैं, अंडर रूट लगाओ i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर। एक बार दोबारा देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसमें ऐसे जाएगा। हमने x और y में चीजों को तोड़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने बाई वाली डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, बाई वाली डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद रेंज निकालने के लिए हमने एक्स वाली दिशा में लगा दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेंज आ गई। फिर फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स वाला वेलोसिटी तो नहीं बदलेगा, यू है यू ही रहेगा, लेकिन बाई वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। अच्छा यहाँ पे अब अगला टॉपिक हमारा, अगला ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था ना, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? तो सुनो, हमने बॉल को ऐसा फेंका, कलर बदल लेते हैं। हमने बॉल को ऐसे फेंका यू स्पीड से, बॉल ऐसे गिरती है ये हमें पता है। मान लेते हैं कुछ समय के बाद, टी समय के बाद बॉल यहां पर थी, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कुछ समय के बाद, टी समय के बाद बॉल यहां पर थी, यहां पर। तो कुछ बॉल नीचे आई और कुछ बॉल आगे गई। कितना नीचे आई? बाई, कितना आगे गई? एक्स। एक बार दोबारा सुनो,
जब बॉल को ऐसे फेंका तो कुछ समय के बाद यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, जमीन पर टकरा जाएगी। टी समय, कोई समय है, कुछ भी समय अपनी तरफ से ले लिया, कुछ समय के बाद बॉल यहाँ पर है, कितना नीचे आ गई बाई, कितना आगे चली गई एक्स। अब देखो फिर से हमें वही करना है, एक्स और बाई में चीजें तोड़ो जरा। एक्स में स्पीड कितना है यू, बाई में तो स्पीड है ही नहीं। एक्स में एक्सप्रेशन कितना होता है 0, बाई में तो भाई ग्रेविटी काम करती है। एक्स में कितना आगे चला, यहां से जब यहां पहुंचा तो एक्स में कितना चल गया, यहां से यहां पे जब गया एक्स में कितना चला, एक्स ही चला है भाई। अच्छा बाई में कितना चला, यहां से जब यहां गया तो बाई में कितना चला, बाई चला है भाई। बस खत्म कहानी। अब बिल्कुल जो अभी किया था वही करना है, सेम टू सेम। सबसे पहले क्या करो, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स वाली दिशा में ये लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो एक्स में कितना स्पीड है u, एक्स में कितना दूरी चला x, कितने समय में, t समय में, तो t कितना हो जाएगा x अपॉन u, हमने t निकाल दिया। उसके बाद इन बाई डायरेक्शन, अरे बाई डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन लगाते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बाई कितना है बाई, u बाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a बाई जी है और t का वो वैल्यू लगा दो x अपॉन यू का होल स्क्वायर, तो बाई कितना आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन आया है ना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुम्हारे सामने आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो जरा, बाई एक्स की पावर कितने के प्रोपोर्शनल है, तो एक्स की पावर 2 के प्रोपोर्शनल। और हमने तुमसे बोला था कहीं पे अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो रास्ता कैसा होगा, पैराबोलिक। तो यहां से बोल सकते हैं पाथ विल बी पैराबोलिक। एक बार दोबारा देखो, हमने कुछ बॉल को ऐसा फेंका तो ऐसे जमीन पे यहाँ पे गिरेगा आके, कुछ समय के बाद यहाँ पर था बॉल, कितना नीचे आया बाई, कितना आगे गया एक्स। हमने क्या किया, एक्स और बाई में चीजें तोड़ दी, फिर एक्स वाली डायरेक्शन में ये लगा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाई वाली डायरेक्शन में ये लगा दिया और हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। और अब हम करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है हमारे पास। पहला न्यूमेरिकल देखो जरा, क्या लिखा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। अब इसका सॉल्यूशन देखो जरा, हमारे पास एक एरोप्लेन है और ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 490 मीटर की हाइट पे, और कितनी स्पीड से उड़ रहा है भाई, 150 मीटर पर सेकंड से। अच्छा अब एक ऐसा सुनो, एरोप्लेन जैसे मान लिया हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है, तो हम भी 60 की स्पीड से चलते होंगे क्योंकि हम ट्रेन के अंदर है। अब अगर हम अचानक से ट्रेन से जंप करते हैं, ट्रेन के बाहर कूदना चाहें हम, जैसे ट्रेन है, ट्रेन 60 से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और हम ट्रेन से जस्ट यहाँ पे कूदना चाहें, तो पहली बात तो जस्ट यहाँ पे गिरोगे नहीं, थोड़ा कहीं आगे जाके गिरोगे। उसका रीजन है, रीजन क्या है, जब तुम ट्रेन पे बैठे होते हो और 60 से चलती होती है और तुम भी 60 से चलते होते हो फिर, और अगर तुम ट्रेन से जंप करोगे तो शुरू में जितना स्पीड ट्रेन की होती है वो तुम्हें भी मिल जाती है, तुम्हें भी 60 मिल जाती है, और वो 60 की स्पीड तुम्हें आगे ले जाती है इस तरह से, और तुम कहीं यहाँ पर ऐसे जाके गिरते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब सुनो, एक प्लेन है 490 मीटर की हाइट पे 150 की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, अ बैग कंटेनिंग फूड, एक बैग है उसमें खाना रखा है, इज ड्रॉप्ड टू द जवान्स, मतलब कहीं पर यहाँ पे जवान्स है कुछ बहुत सारे खड़े हुए, ये जवान्स है, जवान्स। तो हमसे क्या बोला, एक प्लेन उड़ रहा है 150 की स्पीड से 490 मीटर की हाइट पे, कहीं पे जवान है। अब प्लेन के अंदर खाने के पैकेट रखे हैं, प्लेन को खाने के पैकेट ड्रॉप करने हैं, और ड्रॉप ऐसे करने हैं जिससे वो जवान के पास पहुंच जाए, मतलब यहाँ पे खाने का पैकेट ड्रॉप करे और वो जवान के पास पहुंच जाए इस तरह से। तो अगले हमसे क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम देम शुड द बैग बी ड्रॉप्ड सो दैट इट डायरेक्टली रीचेस टू देम। तो हमसे बोला प्लेन है 490 मीटर की हाइट पे 150 से उड़ रहा है, कहीं पर जवान खड़े हैं और हमें यहां से खाने का पैकेट छोड़ना है, तो हम कितना पहले से खाने का पैकेट छोड़ें जो इनके पास पहुंच जाए। समझ आया ना मेरे को, अभी जवान यहाँ खड़े, प्लेन यहाँ पे, ये पहले ही छोड़ देगा। अच्छा एक बात बताओ, खाने के पैकेट को शुरू में कितना स्पीड मिल जाएगी, अगर प्लेन 150 से उड़ रहा है तो खाने के पैकेट को भी कितना मिल जाएगा, 150 ही मिल जाएगा भाई। तो सुनो, तो प्लेन ने यहां से खाने के पैकेट छोड़े होंगे, जवान तक पहुंच जाए, कितना पहले छोड़े, तो हमसे ये पूछा है कितना पहले छोड़े, मतलब रेंज पूछा है। अब कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, सबसे पहले बाई वाली डायरेक्शन में
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब देखो एस बाई कितना है, एस बाई देखो 490, बाई में शुरू में स्पीड तो होता नहीं है 0, ए बाई को तुम यहाँ पे 9.8 ले लेना, 9.8, जैसा कि ऑप्शन दिख के लग रहा है कि 9.8 लेना पड़ेगा, और टी हमें निकालना है टी। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, और ये हो जाएगा 2 बन जा, और ये 49 से इधर काटोगे 10, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 100, तो टी आ जाएगा 10 सेकेंड। तो समय निकल आया, कितने समय में पैकेट पहुंचेगा, 10 सेकेंड में। रेंज निकालने के लिए, फॉर रेंज हम लगाते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ एक्स में, और एक्स में लगाते हैं रेंज के लिए, एक्स में स्पीड कितना है 150, कितना दूरी चलेगा निकालना है, कितना समय 10 सेकेंड, तो रेंज कितना आ जाएगा 1500 मीटर। तो 1500 मीटर पहले से छोड़ दे। अच्छा चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था भाई, रेंज का फॉर्मूला था u√2h अपॉन जी, इससे भी आंसर आ जाएगा। देखो u कितना है 150, h कितना है 490, g का वैल्यू ले लो 9.8, तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 49 1 जा और 49 2 जा, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 150, 100 का बाहर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 1500 मीटर। तो फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट करना है। अगला देखो, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। अब कोई हिल है हमारे पास, कोई पहाड़ी है, इसके टॉप से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया, कितनी स्पीड से भाई 100 से, और पहाड़ी की हाइट कितना है 500 मीटर। तो हमसे बोला रेंज बताओ कितना होगा रेंज, मतलब ये पूछा है। तो सेम न्यूमेरिकल है जो अभी किया था, इसे हम तो फॉर्मूले से कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कॉन्सेप्ट से करोगे। रेंज का फॉर्मूला ये होता है ना, तो लगा दो भाई u2h, h कितना है 500, और हाँ इसमें जी का वैल्यू 10 ले लेना, 10, तो 0 से 0 कटा तो आ जाएगा 100, 100 का बाहर आ जाएगा 10, तो रेंज आ जाएगा 1000 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या बोला है, अ टावर हैज अ हाइट ऑफ 80 मीटर एंड अ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर विद 10 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट विल। चलो देखो न्यूमेरिकल समझो, थ्योरी हम बताते हैं क्या है। एक टावर है जिसकी हाइट है 80 मीटर, इस टावर से हमने किसी बॉल को फेंका, और कितनी स्पीड से फेंका भाई 10 से, तो ये बॉल ऐसे गिरेगा। तो हमसे बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मतलब टी बताओ, रेंज बताओ, और जब ये जमीन से टकराएगा तो वेलोसिटी बताओ। तो सबसे पहले हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं, बाई वाली दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एक्स और वाई में चीजें तोड़ देते हैं एक बार, जिससे ज्यादा आसान लगेगा। देखो एक्स में शुरू में स्पीड कितना है 10, बाई में शुरू में स्पीड कितना है, हो गई नहीं भाई, एक्स में स्पीड में बाई में कितना होगा 0। अच्छा एक्स में जो दूरी चलता है उसे बोलते हैं रेंज, बाई में कितना नीचे आ रहा है ये, जब यहां से यहां पे आएगा ये तो रेंज होगा, बाई में कितना नीचे आएगा 80 मीटर, बस हो गया काम हमारा। और एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं होता है, बाई में ग्रेविटी काम करती है। तो लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सेकंड इक्वेशन का, लगाओ जरा, एस बाई यू बाई कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए बाई का वैल्यू 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, तो 2 5 जा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 80 अपॉन 5, और ये आ जाएगा 16, 16 पंजे 80, तो टी स्क्वायर इक्वल टू √16, तो टी आ जाएगा 4 सेकेंड। तो पहला पार्ट हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अरे पहले पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमेशा ये करो यूज, बाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा रेंज के लिए, रेंज के लिए हमने तुम्हें बताया था एक्स वाली डायरेक्शन में ये लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एक्स में स्पीड कितना है 10, रेंज हमें निकालनी है, और समय कितना आ गया 4, तो रेंज कितना आ जाएगी 40 मीटर। तो दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया रेंज। तीसरा बोला है द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, जमीन को कितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो जैसा हमने पढ़ा था एक्स वाला वेलोसिटी तो बदलता नहीं है,
शुरू में 10 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, अरे 10 होगा ना यहाँ पे, ये थोड़ी ना बदलता, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 10। लेकिन बाई वाला स्पीड बदल जाता है, बाई में शुरू में कितना था 0, धीरे धीरे नीचे आएगा बढ़ेगा, तो हमें केवल बाई वाला स्पीड निकालना है और हम लगा देते हैं पहला इक्वेशन इन बाई डायरेक्शन। अगर हमें बाई वाला, देखो एक्स वाला तो बदलेगा नहीं, 10 है 10 है 10 है, हर जगह 10 10 होगा, बाई वाला स्पीड लगातार बदलेगा, लगातार बढ़ेगा, तो जब ये जमीन से हिट करेगा तो बाई में कितना स्पीड होगा बी वाई। अब ये निकालना है हमें, तो हमने पहला इक्वेशन लगा दिया, बी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है 0, ए वाई को तुम 10 ले लो और टी कितना है 4, तो बी वाई कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जब ये जमीन से टकराएगा, तो भाई देखो 10 कौन सी दिशा में, आई कैप में, तो 10 आई कैप, और 40 कौन सी दिशा में है, जे कैप में, लेकिन माइनस का, -40 जे कैप। तो हमारे तीनों पार्ट हो गए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। रेंज के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ, रेंज निकल आएगी। और अगर तुम्हें यहां पर वेलोसिटी निकालनी है जब ये जमीन से टकराएगा, तो एक्स वाली तो सेम रहेगी, बाई वाली जो वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए तो या तो तुम पहला इक्वेशन लगा दो या तुम तीसरा लगा दो। अगला देखो जरा, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है हमारा। अगला क्या है भाई, देखो, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। मतलब हमारा स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ियां, इस तरह से बहुत सारी सीढ़ियां हैं। इफ द स्टेप्स आर a मीटर हाई एंड b मीटर वाइड एंड द बॉल हिट्स द nth स्टेप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो हमारी इस तरह से सीढ़ियां हैं और हमने क्या किया, कोई ऊपर वाली सीढ़ी है, इससे हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल में फेंका v स्पीड से। हमने क्या किया, ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां हैं, यहां से बॉल को ऐसा फेंका, जब ये बॉल को हम ऐसा फेंकेंगे तो ये बॉल ऐसे जाएगी, और ये बॉल हिट की, और कौन सी सीढ़ी से हिट की, उसने बोला nth स्टेप से। ये बॉल nth स्टेप से हिट की जाके। एक बार दोबारा देखो, हमसे बोला हमारे पास सीढ़ियां हैं, हमने सीढ़ियों से बॉल को ऐसे फेंका v स्पीड से, जब ये बॉल गई तो nth वाली सीढ़ी से टकराई जाके, तो इस n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा। और उसने क्या दिया है, सीढ़ियों की हाइट दे दी है, ये a दे दी है उसने, और सीढ़ियों को चौड़ाई दे दी है b, हाइट a दे दी, चौड़ाई b दे दी, और हमसे ये पूछा। अब देखो वही करना है हमें, x और y में चीजें तोड़नी है। तो देखो जरा, x में शुरू में स्पीड कितना है v, y में तो शुरू में स्पीड ही नहीं होता है, कितना होगा भाई 0। अच्छा x में कोई एक्सेलरेशन होता है, आंसर है नहीं। y में क्या काम करती है, ग्रेविटी। अच्छा x में कितना दूरी चलेगा, देखो एक सीढ़ी b, 2 सीढ़ी 2b हो जाएगा, n सीढ़ी कितना हो जाएगा nb। एक सीढ़ी में कितना नीचे आया a, 2 सीढ़ी में कितना आएगा 2a, तो n सीढ़ियों में कितना नीचे आएगा na। तो हो गया हमारा, x में कितना स्पीड है v, y में शुरू में कितना होता है 0, x में एक्सेलरेशन नहीं होता है, y में कितना काम करता है ग्रेविटी। x वाली दिशा में कितना चलेगा b n टाइम्स कितना हो जाएगा nb, y वाले में कितना चलेगा a कितना हो जाएगा na। और बाकी तो हमें वही करना है। x वाली डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन हम क्या यूज करते हैं भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कॉन्सेप्ट तो वही है। x वाली डायरेक्शन में लगाते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और y वाली डायरेक्शन में यूज करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने x वाली डायरेक्शन में लगा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। x में कितना स्पीड है v, x में कितना दूरी चला देखो nb, और समय मान लेते हैं t, तो समय की वैल्यू कितना आ जाएगी nb अपॉन b। उसके बाद इन बाई डायरेक्शन, हम बाई डायरेक्शन में यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, a/t²। बाई में कितना चला भाई na, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a बाई कितना है g, और t का ये वैल्यू लगा दो, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करके लगा रहे हैं n² b² अपॉन v²। अब देखो एक n से एक n कट जाएगा, और यहां से n की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगी, इसे इधर ले लो तो ये हो जाएगा 2a v² अपॉन इधर आ जाएगा g और b²। तो आ गया n। एक बार दोबारा देख लो न्यूमेरिकल, अगर नहीं समझ आया। हमारी बहुत सारी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से हमने बॉल को फेंका v स्पीड से, सीढ़ियों की ऊंचाई कितना है a, चौड़ाई कितना है b, ये जो बॉल है वो nth सीढ़ी से टकराई जाके nth, तो हमसे बोला n की क्या वैल्यू होगी, तो हमने वही किया, x और y में चीजें तोड़ दी,
एक्स में शुरू में स्पीड कितना होगा v, बाई में कितना होता है 0, एक्स में एक्सलेशन होता ही नहीं है, बाई में ग्रेविटी काम करती है, एक्स में कितना चलेगा b कितना हो जाएगा nb, बाई में कितना चलेगा a कितना चलेगा na। फिर हमने एक्स वाली डायरेक्शन में लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा टाइम निकल आया। बाई वाली डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, सारी वैल्यू लगाई और n निकल आया। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल ये हमारा क्या है, 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 40 मीटर अपार्ट। तो हमारे पास 2 टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है, 2 बिल्डिंग है, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। उसने ये बोला 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दोनों के बीच में कितना दूरी है 40 मीटर। कह रहा है द स्पीड विद विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 160 मीटर above the ground so that it enters a window 35 मीटर above the ground in the other building। देखो क्या बोला, 2 बिल्डिंग है, पहली वाली बिल्डिंग में 160 मीटर की ऊंचाई पे कोई विंडो है, इस विंडो से हमने किसी बॉल को फेंका और हम इसे कितना स्पीड से फेंके जिससे ये दूसरी बिल्डिंग में हिट करे जाके किसी विंडो पे, और कितनी ऊंचाई पे 35 मीटर पे। तो हमसे क्या बोला, 2 बिल्डिंग, दोनों के बीच में 40 मीटर का गैप है, पहली वाली बिल्डिंग 160 मीटर की ऊंचाई पे, उसमें खिड़की है, उस खिड़की से हम बॉल को कितना स्पीड से फेंकें जिससे ये बॉल दूसरे वाले बिल्डिंग में जाए 35 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब ये बॉल ऐसे जाए इस तरह से यहां पे चली जाए। तो बहुत आसान है ये। अब देखो अब बहुत आसान हो जाएगा, ये डायग्राम बनाने के बाद न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। अच्छा बताओ ये कितना होगा, अगर ये 40 है ये भी कितना होगा 40। अच्छा ये पूरा 160 है और ये 35 है, तो ये कितना होगा 125। अरे 160 में से 35 घटाओ कितना आएगा 125। तो हमारा कुछ ऐसा हुआ है, बॉल यहां से यहां गया है, यहां से यहां पर, कितना आगे गया 60 मीटर, कितना नीचे आया 125। तो यहाँ पे हाइट कितना है, कितना हाइट नीचे आया बॉल 125 मीटर। कितना रेंज है बॉल का, यही तो रेंज होगा 40 मीटर। और हमसे यू पूछा है कितनी स्पीड से हम फेंकें, तो कितना नीचे आया बॉल 125, कितना आगे गया 40। अब तुम्हें तो करना है कॉन्सेप्ट से, सबसे पहले बाई वाली डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, फिर उसके बाद समय निकल आएगा, फिर एक्स वाली डायरेक्शन में लगाना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू निकल आएगा। लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूले से कर रहे हैं, हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें 2h अपॉन जी। रेंज कितना है 40, यू हमें निकालना है, एच कितना है 125। अच्छा जी का वैल्यू 10 ले लो, तो 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25, तो आ जाएगा 40 इक्वल टू यू 25 का बाहर आ जाएगा 5, 5 बन जा 5 8 जा, तो यू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम बॉल को कितने से फेंके 8 से फेंके, हो जाएगा हमारा काम। तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी खत्म हुआ। हमने आज बहुत डीपली पढ़ा है इसे, हम 2 मिनट तुम्हारा रिवीजन करा दें इसका, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्पेशल केस। स्पेशल केस में जो पहला स्पेशल केस था वो ये था हमारा कि अगर हम किसी बॉडी को ग्राउंड टू ग्राउंड में था, पहला वाला ग्राउंड टू ग्राउंड वाला था, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में पहला स्पेशल केस ये था कि अगर हम किसी बॉडी को 45 के एंगल पे फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम रेंज होगी कितना यू स्क्वायर अपॉन जी, और जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट मैक्सिमम कितना होगी यू स्क्वायर अपॉन 4g। और तुम बाई डिफॉल्ट याद रखना जब एंगल 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, या फिर अगर न्यूमेरिकल में बोल देता है कि रेंज मैक्सिमम है तो बाई डिफॉल्ट याद रखना एंगल कितना होगा 45। फिर हमने तुम्हें यह पढ़ाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होगी सेम होगी, लेकिन स्पीड क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होगी सेम। फिर हमने तुम्हें पढ़ाया कि भाई T1 अपॉन T2 का रेशियो होगा tan थीटा, H1 अपॉन H2 कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, T1 T2 कितना होगा 2r अपॉन जी। और उसके बाद रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है इतना। फिर हमने पढ़ाया तुम्हें रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है या फिर ये होता है। लेकिन अगर ऐसा बोल दे मैक्सिमम रेंज में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया एंगल ऑफ एलिवेशन, हाईएस्ट पॉइंट का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है इतना होता है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। फिर हमने पढ़ाया अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमारा चैप्टर ये अभी थोड़ा सा रह गया है और हमारा इधर यहां तक पार्ट खत्म होगा।
इसके बाद बाकी के लेक्चर और आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।